हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, जो हमारा आज का चैप्टर है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, चैप्टर में आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। तो अब देखेंगे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। बेटा, प्रिंसिपल होती है गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन, और ये प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? थ्रू रिपीटिव ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद क्या बनते हैं? आपके प्रिंसिपल्स बनते हैं। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट इज टेक्निक। टेक्निक क्या होता है? प्रोसीजर्स और मेथड। आपको याद है बचपन में हम एक कार्टून देखते थे, निंजा हथौड़ी, उसके पास भी बहुत सारी टेक्निक होती थी। ये वही टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोसीजर और मेथड देखते हैं कि कैसे हम अपने अचीव करेंगे क्या गोल। सबसे मेन मोटिव क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स में होती है। चलिए, नेक्स्ट इज वैल्यूज। वैल्यूज आर समथिंग दैट आर एक्सेप्टेबल बाय अ सोसाइटी। सोसाइटी कैसे चाहती है एक पर्सन को बिहेव करना, दैट इज वैल्यू। समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? ये होती है वैल्यूज। जल्दी से अब हम पढ़ते हैं अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। प्योर साइंस प्रिंसिपल्स वही जो हम साइंस में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? देखो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड होते हैं? ह्यूमन पे। और जो नॉर्मल प्रिंसिपल होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? एनवायरमेंट पे। तो जल्दी से देखते हैं हम इसे। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा? फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अप्लाई करने वाले क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और वो अप्लाई भी किस पे होते हैं? ह्यूमन बींग्स पे होते हैं। चलिए, दैट इज प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। रिजिड होते हैं नेचर में। ग्रेविटी का जो लॉ है वो ही रहेगा, किसी और पर्सन के लिए चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है? क्रिएटिवली अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड होते हैं, और यहाँ पर अप्लाइड इन स्टैटिक और एब्सोल्यूट मैनर। जैसे हैं वैसे ही अप्लाई होंगे, आप उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते। देन रिलेशन विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से कैसे? चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ क्या करना पड़ता है? ह्यूमन बिहेवियर के साथ चेंज होना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड दे डोंट चेंज विद टाइम। जो आपके साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, दे डोंट चेंज विद टाइम। जल्दी से अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। जो मैंने मार्क किया वो कीवर्ड है। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चे, नेचर को हम फीचर्स के नाम से भी बोलते हैं। अगर बोर्ड में फीचर लिखो किसके? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, या नेचर लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पर हमारे पास 7 नेचर है। देखिए, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट, मेनली बिहेवियर, जनरल गाइडलाइन एंड फ्लेक्सिबल। इसकी एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है, आप बने रहिए। सबसे लास्ट में मैं बताऊंगी आपको इसकी ट्रिक क्या है। सबसे बेस्ट ट्रिक है अब तक की जो मैं आपको बताऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखो, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स आप बनाते हो, किससे बनाते हो? ऑब्जर्व करके बनाते हो, एक्सपेरिमेंट करके बनाते हो, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके फिर ऑब्जर्वेशन लिख के फिर उसका प्रिंसिपल बनाते हो, तो वो यूनिवर्सल वैलिड रहता है। चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, यहाँ पे लिखा है ना, बिजनेस, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल, लार्ज, पब्लिक, प्राइवेट, in each and every department these management principles are applicable. Is that clear? चलिए देखिए, required management the extent of applicability vary। extent vary करता है क्या? क्या वेरी करता है डियर? एक्सटेंट। कितने एक्सटेंट तक ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन ऑफ वर्क, आपको काम दिया, उसमें भी यू आर हैविंग सर्टेन डिवीजन। हर किसी के अंदर आपको डिवीजन मिलेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है। इन सब में अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होंगे, और इनको फॉलो करने के बाद ही आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होगा डियर? पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट, दैट इज जर्नल गाइडलाइंस। देखो, जर्नल गाइडलाइंस क्या होती है? अभी मैंने आपको प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी। आपको क्या बोला था? जर्नल गाइडलाइंस दैट आर मेड थ्रू, बताओ, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा यहाँ पर, और क्या आ गया आपका? जर्नल गाइडलाइन। क्या होता है? कुछ कुछ कीवर्ड्स आपके डेफिनेशन से ही बनते हैं।
जनरल गाइडलाइंस में क्या आ जाता है, जनरल गाइडलाइन होती है, ठीक है, मोटा मोटा बता देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं होता है। इसको मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आप उसे बिल्कुल वैसे अप्लाई नहीं कर सकते, जी हमें तो ये सॉल्यूशन मिल गया एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट, नो यू कांट डू दैट। आपको एक गाइडलाइन मिलती है, एक रास्ता मिलता है जिससे आप उस चीज तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रियल बिजनेस प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत डायनामिक होती है, जो आपके लिखी गई हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वगैरह, वो सब क्या है, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके बनाए, लेकिन ड्यू टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट में कौन सी चीज कैसे फिट हो रही है, क्योंकि हमारी जो रियल बिजनेस प्रॉब्लम कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स और डायनामिक। फॉर एग्जाम्पल, दो मैनेजर है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या होगा, उनका जो सुपीरियर है वो आके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाएगा, उन्हें गाइडलाइन देगा दैट यू आर हेयर टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप यहाँ पर काम क्या करने आए हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल करने आए हो, ना कि अपने पर्सनल ग्रजेस को रखने आए हो। तो यही होती है अपनी जनरल गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रिंसिपल होता है, पहले आप उसे एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको आप बोलोगे हाँ इट इज राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, दीज आर फॉर्म बाय कलेक्टिव विजडम। बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा करके मैनेजर अपना पूरा एक्सपीरियंस डाल के फिर बनाते हैं क्या, प्रिंसिपल्स, एज वेल एज एक्सपेरिमेंट करके। जो हम अभी फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा उन्होंने कितनी ज्यादा रिसर्च करी थी। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज दे हैव टू डील विथ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग्स। एंड ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं, देयर बिहेवियर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसे क्या करनी है, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो देखेगा एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके दैट देयर एम्प्लॉयज आर कैपेबल इनफ, वो कैपेबल भी हैं जो आप उन्हें दे रहे हो इतनी पावर। अगर उन्होंने उस पावर का मिसयूज किया तो क्या होगा, आप उनसे दोबारा वो पावर वापस ले सकते हो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने कोई ये काम कर दिया, यू कैन रिवर्स इट according to your authority and responsibility. Let's see here, concentration of authority is centralization and dispersal of authority is decentralization. So you can do it according to your will. इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियर। देखो, जो भी आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फॉलो कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग। किसके ऊपर फॉलो करेगा, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। सो ह्यूमन बीइंग इज अ मेजर थिंग इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो इतनी मेन थिंग क्यों है, बिकॉज यहीं पर ही आपको अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। एंड ह्यूमन बिहेवियर इज डिफरेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होता है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल, आज तो आपके एम्प्लॉयज बहुत खुश होके जा रहे हैं और कल आते ही वो किसी अपने सुपीरियर से लड़ लिए, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो सारी सिर्फ और सिर्फ किस में रह जाएगा डियर, कॉन्फ्लिक्ट में रह जाएगा। तो इट्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। और यहाँ पर क्या लिखा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मेनली बिहेवियर पढ़ना पड़ता है। क्यों, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस पॉइंट्स। तो मेनली बिहेवियर क्लियर है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सी दिस प्रिंसिपल टू intended to establish relationship between cause and effect। आपने कुछ किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ 5% अगर आपको इंक्रीज करनी है सेल्स, तो आप उसके लिए काम करोगे तभी तो उसका इफेक्ट आएगा। अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, आप अभी से ही पढ़ना शुरू करोगे तभी तो मार्क्स आएंगे। तो ये क्या होगा, कॉज। और इफेक्ट क्या होगा, जब आपके मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दे यूज इन सिमिलर सिचुएशन इन लार्ज केसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5% सेल बढ़ाई और आपने देखा उसका इफेक्ट क्या है, आपने बहुत कोशिश करी, फॉर एग्जाम्पल 2% ही सेल बढ़ी, और फिर आप उसमें क्या देखोगे, दोबारा से देखोगे क्या प्रॉब्लम आई है, फिर उसका कॉज एंड इफेक्ट देखोगे। फिर अगर आपने 5% अज्यूम करके 5% ही सेल बढ़ा दी, तो अगली बार आप वही ट्रिक यूज करोगे जब भी आपको 5% सेल बढ़ानी होगी, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। आप सिमिलर केसेस में उस चीज को बार बार यूज कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन ये आपको चेंज करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटिंजेंट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया था, और बच्चों ने, ये किस में आया था, एमसीक्यू में आया था, बच्चों ने फ्लेक्सिबल लगा दिया था क्या कंटिंजेंट। इसमें डिफरेंस क्या है, कैन बी मॉडिफाइड।
ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या है, यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा, सिचुएशन की बात हो रही है, इंडिविजुअल सिचुएशन की बात हो रही है। बहुत ध्यान से समझना इन दोनों के बीच में। यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज पर द एनवायरमेंट। जैसे फेयर रेन्यूमरेशन है, फेयर रेन्यूमरेशन, रेन्यूमरेशन क्या होता है डियर, सैलरी होती है, लिखो इसे, रेन्यूमरेशन क्या होता है, सैलरी होती है। तो सैलरी जस्ट एंड फेयर क्या है, ये क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। 10 साल पहले फेयर रेम्युनरेशन कुछ अलग था, 5 साल पहले कुछ और था, और अब कुछ और है। तो ये क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, दैट इज कंटिंजेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मूविंग टुवर्ड्स दैट ट्रिक। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप वेब सीरीज देखते हैं, बहुत सारी देखते होंगे, पर एक ऐसी वेब सीरीज जो यूपी से है और उसका हमें बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार था और वो बिल्कुल अभी रिसेंटली में आई है, बताइए कौन सी है। आई थिंक आप सबने गेस सही किया होगा, मिर्जापुर। आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स ने मिर्जापुर तो जरूर देखी होगी, मैंने भी देखी है। तो चलिए मिर्जापुर से ही आज हम अपनी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ट्रिक निकालते हैं। अरे ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए जल्दी आइए। मिर्जापुर कहाँ पर है, यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी में। तो चलिए आपके 2 वर्ड्स तो आ गए, यूपी, क्या हो गया, यूपी में क्या है, मिर्जापुर है। देखो यूपी में क्या है, ये आ गया आपका यूपी, कंबाइन करके यूपी में क्या है, मिर्जापुर है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, जो मिर्जापुर है आपका, इसका जो कंटेंट था, मिर्जापुर में कौन था, मुन्ना भैया। एम फॉर मिर्जापुर, एम फॉर मुन्ना भैया। तो जो मुन्ना भैया थे, इनका जो फ्रेंड था वो कौन था, जिसको बाद में ही नहीं मानना पड़ा था, कंपाउंडर, यही था ना। चलिए तो सी से हो गया कंपाउंडर। और कंपाउंडर इनका कौन सा फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था, कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड। तो यहाँ पर आ गया अपना कॉलेज फ्रेंड, क्लियर है। और ये सारी की सारी चीजें जब हुई तो इसका जो प्रॉब्लमैटिक एंड रिजल्ट क्या निकला कि ये हुई किसकी वजह से, अब कौन आ गया, मुन्ना भैया की जगह गुड्डू भैया, क्लियर है। यही हमारी ट्रिक है। तो जल्दी से देखिए, मैंने आपको बताया UPMCCFG, आई थिंक ये आपको बिल्कुल याद रहेगा। क्या हो गया, यूपी के मुन्ना भैया, कंपाउंडर उनका फ्रेंड था, कॉलेज फ्रेंड थे, और सारी की सारी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, यहाँ गुड्डू भैया से शुरू हुई। इज दैट क्लियर। तो चलिए यू से हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्या हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। पी से क्या हो गया, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जल्दी से लिखते जाइए, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एम से क्या हो गया, मेनली बिहेवियर, क्या हो गया डियर, मेनली बिहेवियर। सी से हो गया कंटिंजेंट, क्या हो गया, सी से कंटिंजेंट। सी से अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या बताया था डियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन वी आर हैविंग एफ, एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है, एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। एंड जी से वी आर हैविंग, अब जी से क्या था, जर्नल गाइडलाइंस, क्या था, जर्नल गाइडलाइंस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से क्या लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा सिग्निफिकेंस को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके, सिग्निफिकेंस के। चलिए तो फिर यहाँ पर पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यहाँ पर 2 कीवर्ड आ गए आपके पास, एक तो यूजफुल इंसाइट, दूसरा रियलिटी। रियलिटी बताना किसको, एम्प्लॉइज को, किसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है। लेट्स सी द कीवर्ड्स। अब हम कीवर्ड्स इस फॉर्म में पढ़ेंगे सो दैट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। रियल वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में बताते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट मिस्टेक से जो भी उन्हें चीजें पता चली है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं, जिससे क्या होता है, टाइम बचता है। रिकरिंग क्या होता है, जो दोबारा प्रॉब्लम आती है उसको हम उस पर टाइम वेस्ट ना करते ही वही वाली अपनी जो हमने ट्रिक पहले लगाई थी वही यूज कर लेते हैं। ये मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम होता है अप टू द फुलेस्ट,
ठीक है, सबसे ज्यादा जहां तक आप यूज कर सकते हो वहां तक आप यूटिलाइज करोगे अपने रिसोर्सेस को। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखोगे, इफेक्टिव रखोगे। CRA इफेक्टिव में C मतलब कॉस्ट को कम रखोगे, यहाँ पर कॉस्ट को क्या रखोगे, कम, और प्रॉफिट को क्या रखोगे डियर, ज्यादा। चलिए, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है यहाँ पर आपके पास, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चलता है। कॉस्ट क्या है आपका, लिमिटेड रिसोर्स, और इफेक्ट उसका क्या होगा, आपको क्या देना है, उसका प्रॉफिट ज्यादा और कॉस्ट कम। चलिए, साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं ये लोग। जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कैसे डिसीजन लेते हैं डियर, साइंटिफिक। इसमें किस पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स एंड इवैल्यूएशन पे। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, किस पे हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करता है। और एम्फेसिस ऑन लॉजिक, लॉजिक पे बेस्ड होते हैं साइंटिफिक डिसीजन, ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। आपको चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ चेंज होना पड़ता है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं प्रिंसिपल में। चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ चेंज हो रहे हो मतलब फ्लेक्सिबल हो। और अडॉप्ट डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट, इसमें क्या है, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है डायनामिक बिजनेस को। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पहले की ही टेक्नोलॉजी पे चल रहे हो और अब की टेक्नोलॉजी पे नहीं आ रहे हो, तो आप चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लैक कर जाएगा स्टैंड आउट होने में, सर्वाइव करने में। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी के लिए भी आपकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम बहुत सारे के सारे कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स भी देखते हैं जो क्या बोलते हैं, जैसे क्लासमेट ही हो गया, वो बोलते हैं कि अगर आप हमसे कोई भी एक प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका 1 रुपया किस पे जा रहा है, डोनेशन में जा रहा है गरीब बच्चों के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है। मामा अर्थ क्या बोलते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट लेते हो, उसी प्रोडक्ट, जो जितने भी प्रोडक्ट हमारे बिकते हैं उसमें हम क्या, वन प्रोडक्ट वन ट्री हम ग्रो करते हैं। ऑल दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सेंटिमेंटल कनेक्ट करती है सोसाइटी को, सो दैट की जो ब्रांड है, जो कंपनी है, वो सोसाइटी की भी केयर कर रही है। तो देखिए, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट पब्लिक, पब्लिक के लिए क्या कर रही है, और केयर फॉर एनवायरमेंट। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी आज की क्लास यहीं एंड होती है। हम नेक्स्ट क्लास में अपने प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।